हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की जो क्लासेस दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर से हो तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, इतना सभी को पता है। जिसको नहीं पता है देख लीजिए, ठीक है। अब चले क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हो चुकी है 30 जुलाई, और आपका 6 और 7 सितंबर को मतलब वही कितना, वो इधर का 3 दिन, आज का लेके 2 दिन, 30 31 और एक महीना हो, और 7 8 दिन हो, ठीक है। मतलब 40 दिन का टाइम आपके पास बचा है पूरा का पूरा। क्लियर है सभी को? तो चलें क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उत्तर देंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो गठन है साथियों, किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स बर्गेस ने, या एनपी चक्रवर्ती ने? तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन आपका हुआ था 1861 ईस्वी में, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का रिक्त स्थान सबसे पुराना उपनिषद है? बताइए, कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? केना, छंदोग्य, छंदोग्य, मांडुक्य, या इस? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या, ठीक है। इसको बोलते हैं उपनिषद। तो यहाँ पे इस उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है, ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या आपकी 108 है, जिनमें इस उपनिषद जो है सबसे पुराना है, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जबकि छंदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है। ये सबसे छोटा उपनिषद है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद आपका इस उपनिषद है, और उपनिषदों की संख्या आपकी कुल 108 है, ठीक है। अगले आपका तीसरा नंबर, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? बताइए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम था यहाँ पे विष्णुगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर हो गया इसका है? और कौटिल्य भी जो है इनका एक और नाम था, ठीक है। कौटिल्य भी आपसे पूछा जाता है, तो कौटिल्य भी इनका एक अन्य नाम था। और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को पराजित करके मौर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। आपका चौथा नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो गुलाब वंश आया था, गुलाब वंश के बाद आपका खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, उसके बाद लोधी वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा, ठीक। गुलाब वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से लेकर आपका 1414 ईस्वी तक। उसके बीच में देखिए सैयद वंश आया था, ठीक है, 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट में आपका जो है सैयद लोधी वंश आया था 1451 से लेकर 1526, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा।
निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? रत्नावली, तिरुक्कुरल, रजत रंगड़ी, मेघदूत। कौन सी साहित्यिक कृति जो है संस्कृत में रचित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा तिरुक्कुरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये आपकी तमिल भाषा में रचित है, और जो आपकी दी गई है रत्नावली, राजत रंगड़ी और मेघदूत, ये सभी आपकी संस्कृत में रचित क्या हो जाएंगी? साहित्यिक कृति हो जाएंगी, लेकिन ये आपका तमिल भाषा में रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अगर देखा जाएगा साथियों, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता था। ठीक है, इनका बादशाह खां भी नाम था, आगा खां भी इनका जो है नाम था। ठीक, ये बात याद रखिएगा, बचा खां भी इनका नाम था। ठीक है, बचा खां, बादशाह खां, ये सभी जो है इनके अन्य नाम थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सातवां नंबर, किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता था? अभी मैंने आपको बताया, तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए बादशाह खां के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है आठवां नंबर, वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जो है जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर है। भारत कोकिला के नाम से जानी जाने वाली सरोजिनी नायडू ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? बताइए कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वीडी सावरकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर आपका पी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 10वां नंबर, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है आपका साथियों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर, क्या देगा? पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? बताइए पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका इसका हिस्सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाती है असम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जयंतिया पर्वतीय जिलों को विभाजित कर नवीन मेघालय राज्य का गठन किया गया है। यह भारत का आर्द्रतम क्षेत्र है। यह जो है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए पहले जो है असम का हिस्सा था, उसके बाद आपका मेघालय आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ी स्थित है कहाँ पर? मैंने अभी आपको बताया। तो आपका राइट आंसर है मेघालय में। पहले जो है असम में थे, बाद में जो है आपका मेघालय में हो गए जब इनका विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 13 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आपका टोटा जनजाति का मूल निवास स्थान है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है आपका टोटा जनजाति का मूल निवास है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान आपका नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और इसकी चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है आपकी टोटा बेट्टा है, जिसकी लंबाई आपकी 2637 मीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर, काली मिट्टी को रिक्त स्थान मिट्टी के रूप में जाना जाता है।
बताइए काली मिट्टी को और कौन से नाम से जाना, तो आपका राइट आंसर होगा रेगुड़ मिट्टी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। इस मिट्टी में देखिए पोटाश की बहुलता होती है। इसमें प्राय काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। और यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? सरदार सरोवर बांध से, उकाई बांध से, हरिके बांध से या इंदिरा सागर बांध से? तो यह निकलती है आपके साथियों हरिके बांध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है। यह नहर जो है सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। ठीक है, यह नहर पंजाब व राजस्थान को जल की आपूर्ति कराती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो यह है आपका 22%। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे 22% लोग जो है रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 17 नंबर क्या देगा? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस बाजार में स्पर्धा की कमी है उसको मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सर को। मोनोपोली के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति या संस्था का बाजार पर एकाधिकार होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इसमें विशेषता आपकी हो जाएगी साथियों रानी की बाव की आकृति। ठीक है, रानी की बाव की आकृति बनी हुई है इस पे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोट पर गुजरात स्थित रानी की बाव की तस्वीर का अंकन किया गया। ठीक है, रानी की बाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। यह जो है 11वीं शताब्दी में निर्मित स्नानागार है, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2014 में विश्व विरासत सूची में स्थान दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो आपका बंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, है ना? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बताइए। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बेस रेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता उसे जो आपका बेस रेट यानी कि आधार दर कहते हैं। ठीक है, इससे कम दर पर बैंक लोन दे सकते हैं। बेस रेट की व्यवस्था जुलाई 2010 में लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। ठीक है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 22 नंबर। अखबारों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि आरटीई किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था आपका 2010 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो कानून है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, यह कानून जो है अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से अपना इस्तीफा दिया था? तो बिहार के राज्यपाल थे पहले, ठीक है, उसके बाद जो है आपके यहाँ राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। चलिए 2017 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामांकित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला साहित्य आदि के क्षेत्र में योगदान देने वाले 12 सदस्यों को जो है नामित किया 12 सदस्यों को जो है नामित किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 25 नंबर, रिक्त स्थान ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया था, किसने? बताइए, किसने जो है भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है 2 बार कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुलजारी लाल नंदा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। यह सर्वप्रथम जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वर्ष 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, तथा दूसरी बार जो है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है? बताइए, 1 क्यूसेक जल जो है लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 क्यूसेक जल जो है आपका 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर को क्यूसेक पानी के बहाव की इकाई होती है, ठीक है। 1 क्यूसेक का अर्थ है प्रति सेकंड में 1 घन फुट पानी का बहाव, ठीक है। तो लीटर में मापने पर यह बहाव लगभग जो है 28.317 लीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है साथियों माइक्रोफोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। माइक्रोफोन वह विद्युत उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, श्रवण सहायता यंत्रों, चलचित्रों के निर्माण तथा रिकॉर्ड की गई श्रव्य इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लेड का रासायनिक प्रतीक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लेड का रासायनिक प्रतीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेड का रासायनिक प्रतीक अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पीबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। लेड यानी कि सीसा का रासायनिक प्रतीक आपका पीबी होता है, ठीक है, जो लैटिन भाषा में प्लम्बम का संक्षिप्त रूप हो, ठीक है। पीबी यानी कि प्लम्बम। चलिए, लेड मतलब होता है सीसा, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगला आपका 29, किस तत्व की परमाणु संख्या आपकी 31 है? बताइए। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो आपका राइट आंसर है गैलियम की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। गैलियम की परमाणु संख्या आपकी 31 है, बोरॉन की परमाणु संख्या आपकी 5 है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या आपकी 13 है, ठीक है। इसकी 13 है, इसकी 5 है, और क्या है आपका लास्ट वाला इंडियम। इंडियम की परमाणु संख्या आपकी जो है साथी 49 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, उत्तर दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? ठीक है, गर्भाशय, योनि मार्ग, गर्भाशय ग्रीव या शुक्र वाहिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो, ठीक है। शुक्र वाहिका जो है मादा जनन अंग का भाग नहीं है। यह नलिका नर जनन तंत्र में विषण कोषों को दोनों ओर से जोड़ती है, अतः यह जो है नर जनन अंग का भाग है, ठीक है। अब आते हैं आपका 61 है 61 नंबर, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? बताइए। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय आपकी गोपी
थोनाकल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से गोपी थोनाकल, ठीक है। ये जो है एशियाई मैराथन जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, बताइए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो यह है आपकी मिताली राज। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 नंबर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, तो मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह अगर देखा जाए आपका यूरेनस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से यूरेनस ग्रह जो है मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। इसे विलियम हर्शल ने 1761 या 81 ईस्वी में खोजा था, ठीक है। 1781 ईस्वी में इसकी जो है खोज हुई थी। और किसने खोजा था, तो याद रखिएगा इनका नाम था विलियम हर्शेल। चलिए 1781 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा, बताइए। बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है, तो बोत्सवाना की मुद्रा की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा पूला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 65 65 नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 65 है ऑस्कर को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। गोल्डन अवार्ड, डायमंड अवार्ड, अकादमी अवार्ड या बाफ्टा अवार्ड, तो इसे कहा जाता है आपका अकादमी अवार्ड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। ऑस्कर को आपका अकादमी अवार्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 66 भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ध्यानचंद पुरस्कार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए उन्हें जो है ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर 67 नंबर क्या देगा। उस व्यक्ति उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताएं जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महावीर सिंह फोगाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। दंगल फिल्म जो है भारतीय पहलवान तथा प्रशिक्षक महावीर सिंह फोगाट पर बनाई गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 68 68 नंबर। आरएनए का फुल मतलब पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आरएनए का फुल फॉर्म देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। अगला आपका 69 नंबर। वर्ष 2023 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करे, बताइए। वर्ष 2023 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा या मतलब कर चुका है। 2023 में आपका किया था साथियों फ्रांस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है, बताइए। तो इसके लेखक आपके जयदेव हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। इस ग्रंथ में कृष्ण तथा गोपिकाओं के संबंधों को दर्शाया गया है जिसमें एक गोपी राधा है और गीत गोविंद में आपके 12 अध्याय हैं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।